स्टार्टअप, फिनटेक की दुनिया से जुड़े मेरे युवा साथी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है। और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई-रूपी वाउचर दे सकता है। ई-रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई-रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई-रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई-रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई-रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें
तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है, कैसे टेक्नोलॉजी नए अवसरों को पैदा करने में, उन्हें गरीबों को सुलभ बनाने का काम कर रही है, और कैसे टेक्नोलॉजी सरकार और लाल फीताशाही पर सामान्य मानवीय की निर्भरता को कम कर रही है। आप आज के ही यूनिक प्रोडक्ट को देखिए। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा। जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे, तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं। आज केंद्र सरकार 300 से ज्यादा योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। लगभग 90 करोड़ देशवासियों को इसके तहत किसी न किसी रूप में लाभ हो रहा है। राशन हो, एलपीजी गैस हो, इलाज हो, स्कॉलरशिप हो, पेंशन हो, मजदूरी हो, घर बनाने के लिए मदद हो, ऐसे अनेक लाभ डीबीटी से मिल रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 1,35,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाए गए हैं। इस बार तो किसानों से जो गेहूं की सरकारी खरीद हुई है उसका लगभग 85,000 करोड़ रुपए सीधा
किसानों के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया गया है। इन सारे प्रयोगों का बहुत बड़ा लाभ ये हुआ है कि देश के करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक गलत हाथों में जाने से बचे हैं। साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशंस की बात हो, सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडरशिप देने की क्षमता रखता है। पिछले 7 सालों में भारत ने अपनी प्रगति को जो गति दी है, उसमें टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या 8-10 साल पहले किसी ने कल्पना की थी कि टोल बूथ पर करोड़ों गाड़ियां बिना किसी फिजिकल ट्रांजैक्शन के लेन देन से निकलेगी? आज के फास्टैग से ये संभव हुआ है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गांव में बैठा कोई हस्तशिल्पी अपने प्रोडक्ट दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में सीधे भेज पाएगा? आज जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से ये मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स हर समय डिजिटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तेमाल हो पाएंगे? आज ये डिजी लॉकर से मुमकिन है। क्या 8-10 साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में एमएसएमई सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनट में लोन अप्रूव हो पाएगा? आज भारत में ये भी मुमकिन है। और इसी तरह 8-10 साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजिटल वाउचर भेजेंगे और काम हो जाएगा? आज ये भी ई रूपी के जरिए मुमकिन हो चुका है। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। इस महामारी के दौरान भी देश ने तकनीक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु ऐप का उदाहरण भी हमारे सामने है। आज ये ऐप सबसे ज्यादा डाउनलोडेड ऐप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, वैक्सीनेशन सेंटर के चयन में, रजिस्ट्रेशन में, वैक्सीन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देशवासियों की बड़ी मदद कर रहा है। पुरानी व्यवस्था चल रही होती तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना पड़ता होता है। दुनिया के कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टम दुनिया के कई देशों को आकर्षित कर रहा है। भारत इसे दुनिया के साथ साझा भी कर रहा है। साथियों, मुझे याद है कि 4 साल पहले जब भीम ऐप लॉन्च किया गया था, तब मैंने कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब अधिकांश बिजनेस ट्रांजैक्शन नोट और सिक्कों के बजाय डिजिटली होंगे। तब मैंने ये भी कहा था कि इस बदलाव से सबसे अधिक गरीबों, वंचितों, छोटे व्यापारियों, किसानों, आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा, वो एम्पावर होंगे।
आज हम ये साक्षात अनुभव कर रहे हैं। हर महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जुलाई महीने में 300 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन यूपीआई से हुए हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आज चाय, जूस और फल सब्जी का ठेला लगाने वाले भी इसका उपयोग कर रहे हैं। वहीं भारत का रुपे कार्ड भी देश का गौरव बढ़ा रहा है। सिंगापुर, भूटान में भी इसे लॉन्च किया जा चुका है। आज देश में 66 करोड़ रुपए कार्ड हैं और देश में हजारों करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन रुपे कार्ड से भी हो रहा है। इस कार्ड ने गरीब को भी सशक्त किया है, उसे इस भावना से भरा है कि वो भी अपने पास डेबिट कार्ड रख सकता है, उसका इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीबों को सशक्त करती है, इसका एक और उदाहरण है पीएम स्वनिधि योजना। हमारे देश में तो रेहड़ी पटरी वाले, ठेला चलाने वाले भाई बहन हैं, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। अपना काम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें बैंक से मदद मिलना असंभव था। जब डिजिटल ट्रांजैक्शन की कोई हिस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे लाइव आप सुन रहे थे। ई-रुपीज को लेकर कई बड़े ऐलान उनकी ओर से किए गए। उनकी ओर से बताया गया कैसे अन्य देशों के मुकाबले हिंदुस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है, गरीबों, किसानों का सशक्तिकरण हो रहा है। आज देश का रुपे कार्ड किस तरह से दुनिया के तमाम मुल्कों की ओर से इसको स्वीकारोक्ति मिल रही है और हिंदुस्तान लगातार आगे की ओर बढ़ता हुआ, इसी का जिक्र विस्तार से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल दुनिया में किस तरह के क्रांतिकारी कदम सरकार की ओर से उठाए गए हैं, एक एक करके उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। और अब आ जाते हैं दंगल के आज के अपने मुद्दे पर। पेगासस जासूसी मामले पर विपक्ष के हंगामे के बीच एनडीए के पार्टनर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दांव से सरकार घिर सकती है। नीतीश कुमार ने विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए पेगासस जासूसी मामले की जांच और संसद में चर्चा का समर्थन कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। पेगासस जासूसी मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने इस संसद सत्र में एक भी दिन संसद को ठीक से चलने नहीं दिया है। सरकार अब तक पेगासस मामले को साजिश बताकर खारिज करती रही है, लेकिन अब तो सहयोगी दल के बड़े नेता नीतीश कुमार का दांव सरकार को यकीनन परेशान कर सकता है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री बिहार के, सुनिए। टेलीफोन टैपिंग की बात इतने दिनों से आ रही है, तो इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए। इसमें तो पहला ही दिन पूछे हैं, तो आजकल तो जानते नहीं है ये सब चीज, तो कई तरह से कौन कर लेगा। तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए, मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए, ताकि जो भी सच्चाई हो वो सामने आ जाए। और कभी भी कोई किसी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई इस तरह का काम करता है तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके लिए जरूरी है कि सब चीज के बारे में। विपक्ष वाली ललकार नीतीश कुमार, सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाला बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से दिया गया है। नीतीश कुमार के बयान से विपक्ष को यकीनन और मजबूती मिल सकती है। कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को नाश्ते पर न्योता देकर विपक्ष की एकजुटता का दांव चला है। ऐसे में सरकार अब आगे क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दंगल में इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। संसद चल नहीं रही, लेकिन विपक्ष के दांवपेच भी चल रहे हैं
और सरकार का गुणागणित भी चालू है। पेगासस जासूसी मामले पर हो रही तनातनी की वजह से 19 जुलाई से शुरू संसद सत्र में नाम भर का कामकाज हुआ है। वैसे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर सदन चलाने पर सहयोग मांगा था, लेकिन खड़गे ने दो टूक सुना दिया कि विपक्ष के उठाए मुद्दों पर चर्चा होगी तभी विपक्ष सहयोग करेगा। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 3 जुलाई को सुबह 9:30 बजे विपक्षी दलों के सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। राहुल की ओर से भेजे गए न्योते में दोनों सदनों के विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया गया है। पिछले हफ्ते भी राहुल ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की थी। पिछली बार टीएमसी के नेता बैठक में नहीं थे, लेकिन इस बार न्योता उन्हें भी भेजा गया है। जो इनविटेशन जाएगा जी सबको, फ्लोर लीडर्स के साथ उनके एमएलएस भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे, राज्यसभा मेंबर भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। अब देखेंगे क्योंकि बहुत से लोग एब्सेंट है बिकॉज ऑफ तमिलनाडु के लोग नहीं आए वक्त पे और दूसरे लोग भी नहीं पहुंचे, लेकिन जितने भी आएंगे सबको हमने इनवाइट किया है। राहुल गांधी कल जब विपक्षी सांसदों के साथ बैठक कर रहे होंगे, उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय दल की बैठक भी हो रही होगी। अब तक सरकार ने विपक्ष की जासूसी पर चर्चा की मांग नहीं मानी है, अलबत्ता एक-एक कर कई बिलों को शोर शराबे के बावजूद पास कराया गया है। मोदी जी को डर क्यों कि पेगासस एक जासूसी कांड है, जिस जासूसी कांड में सारा हिंदुस्तान को सरकार अपने चपेट में लेना चाहते हैं। तो जहां सबके लिए खतरा बनते जा रहे हैं, वो मुद्दा अगर हम पहले चर्चा के लिए चाहिए थी। इसमें हमारा दोष क्या है? जिस मुद्दे पे भी डिबेट चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं, सरकार ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आप चर्चा करिए हाउस में जिन मुद्दों पर भी। अब इन्होंने पहले कहा था कि हम कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। फिर कहा था कि हम किसानों पे चर्चा करना चाहते हैं, उससे भाग लिए। हमेशा जो है वो अब बाढ़ आई हुई है कई जगहों पे, उस पर आप चर्चा कर लिए। अरे भाई कुछ तो करो आप। सरकार और विपक्ष के बीच संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्षी एकजुटता की कोशिश ममता बनर्जी के बाद कई दूसरे नेताओं ने भी शुरू की है। आज वरिष्ठ समाजवादी नेता मुलायम सिंह की आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान मुलायम सिंह यादव के बेटे और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मौजूद रहे। आरजेडी सुप्रीमो कुछ ही समय पहले चारा घोटाले के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए हैं और धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। लालू यादव से पिछले दिनों एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव की भी मुलाकात हो चुकी है। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला की भी मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों के मायने 2024 के समीकरणों को अभी से तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।